Hello everyone, welcome to our channel Study Point. Today we will discuss about the concept of gravitation. जैसा कि हमारे सिलेबस में थर्ड टॉपिक दिया हुआ था ग्रेविटेशन, तो उसमें आज हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं m1 एंड m2 और उसमें डिस्टेंस है r। तो हमारी कहने का मतलब ये है ऐसी फोर्स एक्सर्ट होगी जो दोनों ही पॉइंट चार्जेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी। यहाँ पे फोर्स जो होगा वो दोनों पॉइंट मासेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, यानी जितने पॉइंट आपस में नज़दीक आएंगे उतनी फोर्स बढ़ेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा आर स्क्वायर पे, यानी जितनी फोर्स होगी उतना डिस्टेंस कम होगा या डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हमारे पास सबसे पहले इनको कंबाइन करने से पहले हमारे पास एक पॉइंट है। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं m1 एंड m2 और उनका डिस्टेंस जैसा कि हमें पता है r। अगर हम r को 2r ले लेते हैं तो उसने पूछा है कि F2 जो है वो कितने इक्वल होगा F1 से। तो जब हम R को 2R यहाँ पे पुट करेंगे, R को जब हम 2R पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ F1, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ F1 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन सीधा भी टेट नॉन मेडिकल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और साथ में ऐसे ही अगर मैंने अनदर एग्जांपल ली है, अगर R हमारा r/3 है और अगर यहाँ हम r/3 पर भरते हैं, पुट करते हैं, मैं यहाँ पे आपको रफ में समझा देती हूँ। जैसा कि हम r को यहाँ पे 1/r/3 का स्क्वायर पुट करते हैं तो 1/r², 3 3 ज़ा 9, अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा 9r²। तो ये इक्वल हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ F1 के इक्वल। नेक्स्ट फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 एंड 2 से क्या मिलता है हमें, F इक्वल्स टू कंबाइन फॉर्म में प्रोपोर्शनल करेगा m1 m2 अपॉन r²। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r²। हेयर g इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, सीधा न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। जी की वैल्यू आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ऐसे ही हमें गिवन है। ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब यहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जी। अब हमें यहाँ पे पता है कि G इक्वल्स टू, हमने लिखा है कि हमें पता है कि फोर्स इज़ द, या फिर न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। हमने यहाँ पे न्यूटन की जगह F लिख दिया हुआ, R मीटर हमें पता है, r², डिस्टेंस इससे मेज़र करते हैं m1 m2। हम यहाँ फोर्स को F को न्यूटन लिख सकते हैं, R को m लिख सकते हैं मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। m1 m2 यानी मास है kg²। kg² में हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। हमें पता है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/t-2। साथ में ये क्या है, मीटर, मीटर किस में, लेंथ में, l², नीचे kg का स्क्वायर यानी m²। डायमेंशन फार्मूले में याद रखना मास को m से डिनोट करते हैं, लेंथ को, डिस्टेंस को l से और टाइम को t से। नीचे अब m² से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, m इनवर्स l² है और एक l ये है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, l³ नीचे आगे t की पावर -2। तो ये भी m इनवर्स l3t-2। दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे ऐसे डायमेंशन फार्मूला भी इसका पूछ लिया जाता है। ओवरऑल जो g है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू, इसका यूनिट्स और इसका डायमेंशन फार्मूला, ये तीनों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी वॉज कैलकुलेटेड बाय, ये भी याद रखना कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो कैलकुलेटेड की थी, किसने कैलकुलेट की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट नेक्स्ट है दिस फार्मूला इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस, बोलते ये जो फार्मूला है ये वैलिड है सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए, एंड फॉर स्फेरिकल बॉडी, एंड स्फेरिकल बॉडी इफ़ डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ वेरी लार्ज, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ही लार्ज हो। नेक्स्ट करेंगे हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी सीधी आ जाती हैं ग्रेविटेशन में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आर वीक एंड अट्रैक्टिव, ये वीक है और क्या है, अट्रैक्टिव है। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, यानी ये सेंटर ऑफ द बॉडी में लगती हैं। इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, ये कंजर्व होती हैं नेचर में। मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वैलिड फॉर ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में लगती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेपर में पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, वैल्यूज़ भी सीधी पूछी जाती हैं टेट के एग्ज़ाम में। अब एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा कि ग्रेविटी के कारण हमारे जो अर्थ के सरफेस पे एस्लरेशन प्रोड्यूस होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कि जी ऑफ अर्थ, स्मॉल जी से ग्रेविटी डिनोट करते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी क्या होगी। अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात याद रखना, यहाँ से सीधा वैल्यू पूछी जाती हैं और यूनिट्स भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्स आपको पता है 9.8 को अप्रोक्स हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें अगर न्यूमेरिकल गिवन हो वहाँ पे यहाँ कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिखने की बजाय हम 10 पुट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटी ऑफ मून। अब मून की ग्रेविटी कितनी होती है, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 1/6 गुना होती है, यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल्स टू 9.8 अपॉन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप करके भी सॉल्व करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटी ऑफ जुपिटर। जुपिटर पर अप्रोक्स ग्रेविटी कितनी होती है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर जुपिटर पर कोई जंप करता है या कोई भी प्लैनेट उतरता है तो वो बहुत ही स्पीड से उस प्लैनेट पे रीच करेगा। आगे अगर फॉर्मूला देखा जाए ग्रेविटी का, विच इज़ इक्वल्स टू G m अपॉन r², वेयर m इज़ द मास ऑफ प्लैनेट, आप अर्थ भी बोल सकते हो। r क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, हम यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, मान लो हमारे पास कोई प्लैनेट है, अगर उन्होंने मास ऑफ प्लैनेट हमें 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ गिवन हो, और अगर हमें रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका हाफ दिया हो, तो हमें पूछा है कि ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट कितने इक्वल होगी ग्रेविटी ऑफ अर्थ के। तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट हमें पूछा है कि कितना होगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ के। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटी किसके इक्वल है, हम पीछे पढ़ के आए फॉर्मूला Gm अपॉन r²। G इक्वल्स टू यहाँ पे कैपिटल G, अब मास हमें दिया था 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये हमने पुट कर दिया, और रेडियस क्या दिया था, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और साथ में इसका स्क्वायर कर दिया। अब G यहाँ से बाहर निकाल लिया, 2 टाइम्स ऑफ ME, नीचे क्या है RE का स्क्वायर एज इट इज़, और 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब ये 4 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, G इंटू 8 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ तो हमें पता है, वो बन गई ME अपॉन r², स्मॉल g बन गया ना,
ये हमारे पास सारा स्मॉल जी बन गया। ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जी पी मतलब ग्रेविटी एट द प्लैनेट इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ जी ई। अब हमें पता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, हम पीछे पढ़ के आए 10 या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ एंड हाइट। नेक्स्ट है कि जी की वैल्यू में, जी के मान में क्या वेरिएशन आते हैं, क्या चेंज आते हैं विद डेप्थ जब हम डेप्थ में जाते हैं, एंड हाइट जब हम हाइट को अटेन करते हैं। सिंपल सा समझने का तरीका ये है, ये हमारे पास मान लीजिए अर्थ है, अर्थ है, ये इसके पोल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये पोल है, और ये यहाँ पे क्या है इक्वेटर, यहाँ पे लिख देते हैं ये है इक्वेटर। ये पोल है। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो पोल है, पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर इससे नीचे जाते हैं एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली जब हम हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट अटेन कर लेते हैं, वहाँ पे भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है 0। सीधी सी ये बात है कि ग्रेविटी जब ऊपर जाएंगे तब भी डिक्रीज़ होगी, जब नीचे जाएंगे तब भी डिक्रीज़ होगी। और ये है अर्थ का सरफेस, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है। मान लीजिए यहाँ पे ये जी है, यहाँ से अगर हम हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करते हैं, इसको हम नाम देंगे जी डैश। सिमिलरली जब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रीच करेंगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जी डैश। तब यहाँ से सरफेस ऑफ अर्थ से लेके जी डैश तक इसकी हाइट होगी एच। सिमिलरली सरफेस ऑफ अर्थ से लेके जी डैश तक इसकी हाइट होगी डी, क्योंकि ये अंदर को यहाँ अंदर डिनोट किया है। अगर यहाँ पे डेंसिटी बता रहा है, जब ऊपर को देखेंगे तो ये हाइट बताएगा। तो अगर बोला गया है इफ़ एच इज़ मोर, अगर हाइट हमें बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो हम जी डैश कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। आर यहाँ पे रेडियस है, एच हाइट है, का होल स्क्वायर। और इसे कैसे लिख सकते हैं? जी 1 प्लस एच अपॉन आर रेज़ टू पावर -2। आपको पता है जब अपॉन से ऊपर जाती है तो पावर हो जाती है माइनस। और सेकंड पॉइंट है, अगर एच बहुत ही कम हो जाए रेडियस से, कि हाइट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए रेडियस से, रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम उसे किस फॉर्मूले से लिखेंगे? जी डैश इक्वल्स टू जी ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2h अपॉन आर। क्योंकि अंदर को जाएगी, अंदर वैल्यू क्या हो जाती है 0, कहीं पे तो नेगेटिव भी आएगी ना, इसलिए हाइट बहुत ही कम रह गई, इसलिए हाइट के आगे माइनस का निशान और नीचे आर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज रैपिडली विच इट अटेन हाइट। कहने का मतलब ये है जैसे कि कोई हाइट अटेन होगी जब भी, तो वहाँ पे क्या होगी, जी की वैल्यू बहुत ही रैपिडली से डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। ये जो है सीधे न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके पेपर में आ सकते हैं। न्यूमेरिकल के अलावा ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं इन पे आप ध्यान देना, ये भी आ सकता है। पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। हाइट अटेन करने के बाद भी जी बहुत ज़्यादा रैपिडली डिक्रीज़ होता है। हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी, और 3 चीज़ें आपके MCQs में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है फॉर डेप्थ डी। अब यहाँ बोल रहा है अगर हम डेप्थ बढ़ा दें तो जी की वैल्यू, जी डैश की वैल्यू कितनी होगी? जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। डी का मतलब अगर हम आंतरिक उसका डिस्टेंस बढ़ा दें, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। जैसा जैसे हमें पता है हाइट बढ़ाने पे जी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई, वहाँ भी तो डेंसिटी बढ़ाने पर भी तो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी डिस्टेंस बढ़ाने पर भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर डेंसिटी को हम आर के इक्वल लेते हैं, कि अगर वो रेडियस के बराबर हो, जितना रेडियस उतनी ही
डिस्टेंस ले ले या उतनी ही डेंसिटी ले ले। जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर, दोनों कैंसिल हो गए तो जी इक्वल्स टू जी। आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि जी डैश कब जी के इक्वल होता है, व्हेन डी इक्वल्स टू आर। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर्सन फील वेटलेसनेस, मतलब भारहीन अनुभव करता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी नहीं होती, वहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो होती है, इसलिए पर्सन को भी अपना कोई भी भार फील नहीं होता। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ। जो जी की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी मास ऑफ द अर्थ, जितना अर्थ का मास होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अब बोल रहे हैं कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ क्या होगा, आपको भी पता है। जैसे हमारी अर्थ जो है बिल्कुल गोल नहीं है, हल्का सा ओवल टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ पे अगर हम, ये मैंने आपको बताया ये इक्वेटर है, ये पोल है। तो अगर हम इसको रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ पोल देखने पता चल रहा है कि अगर हम ओवल टाइप का लेते हैं स्ट्रक्चर तो रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो लार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ पोल पे। हमें पता है कि पोल पे ग्रेविटी भी मैक्सिमम होती है, तो पर्सन को फील भी वहाँ पे वेट भी मैक्सिमम फील होगा। अगर इक्वेटर पे जी डिक्रीज़ हो रहा है तो वेट भी डिक्रीज़ फील होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जी की वैल्यू में कितनी वेरिएशन होती है, शेप ऑफ अर्थ के कारण, अर्थ के शेप के कारण हमें ये पता लग गया जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो ग्रेटर होता है रेडियस ऑफ पोल के। और कितना ज़्यादा होता है, वो होता है 21 किलोमीटर। नेक्स्ट है ड्यू टू रोटेशन। इसमें क्या है, जी डैश इक्वल्स टू, ये आपको वैल्यू ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ लैम्डा। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर स्पीड है, लैम्डा यहाँ पे लैटिट्यूड है। ये आपको ऐसे ही याद करने का है। रोटेशन से, अर्थ के रोटेशन से जी की वेरिएशन, मतलब जी की वैल्यू में चेंज कितना आता है, वेरिएशन में चेंज कितना आता है, ये बताया गया है। इसके लिए आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। अब उसने बोला एट पोल, यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं कि एट पोल और एट इक्वेटर। केस वन क्या है, एट पोल, पोल की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है पोल ऊपर है, यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर हम लैम्डा 90 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कोस 90। कोस 90 हमें पता है कितना होता है, ज़ीरो। अगर यहाँ पे हम कोस 90 ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारे टर्म हो जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ पे जी डैश किसके इक्वल रहेगा, जी के इक्वल, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पे लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि इक्वेटर यहाँ पे है तो लैम्डा एक ही एक्सिस में चल रहा है यहाँ पे, तो लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कोस ज़ीरो हमें पता है 1, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी इक्वल्स टू, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू होगी, ये सीधी वैल्यू भी पूछी जा सकती हैं, तो इनको अच्छे से नोट करना। आई होप यू गाइज यू एन्जॉय द सेशन और आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।